ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बन सकता है इसमें कई बार। मैं ये नहीं कह रहा कि लगातार 5 बार हेड आ जाए, नहीं, ध्यान से सुन लो। 10 बार कॉइन को टॉस किया है तो 10 बार कॉइन को टॉस करने पर उसमें 5 बार हेड आ जाए, एग्जैक्टली 5 टाइम्स हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं सिर्फ इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं करना। इमेजिन करो ये 6 डाइस है मेरे हाथ में, इन 6 डाई को मैंने ऐसे करके रोल किया। ऐसे करके जब मैंने रोल किया तो इन 6 डाइस में से मान लो 3 डाइस में 5 या 6 में से कोई एक नंबर आ गया। हेलो जी, हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके, कैसे हो? तो वेलकम बैक, लेके आ चुके हैं एक बढ़िया सी वीडियो। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही है भर भर के कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, तो लेके आ गए प्रोबेबिलिटी। लो, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है मैंने। अब आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है, जाके फटाफट से देख लो। आज की वीडियो में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बीपीडी की बात करेंगे। फटाफट से जाके पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देख के आओ, अगर वो नहीं देखी है तो, ठीक है ना, फिर आना इस पर। जैसे मैंने 3 घंटे की लेक्चर वीडियो डाली थी ना, 6 नंबर दिलवाए हैं आपको कैलकुलस में, वैसे ही 10 नंबर दिलवाऊंगा इसमें पूरे। अगर अच्छे से मेरी वीडियोस को फॉलो कर लिया, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, और पीवाईक्यूज से अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो 10 नंबर इसमें भी पूरे मिलेंगे। और एक बात बता दूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ऐसे रैंडमली पिछले साल का कंपार्टमेंट का पेपर उठा लिया, ठीक है ना। बिलीव नहीं करोगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का, और वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से था। देख लो, तो अब 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आया है तो वो इतना तो इजी आएगा नहीं, अब ये तो मान लो आप, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, ये वाली बात ध्यान रख लो। लेकिन मेरी वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस की वेराइटीज बहुत अच्छी अच्छी डाली हैं, ठीक है ना। तो इससे बाहर क्या आएगा, समझ आ रही है बात। एज इट इज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मेरी वीडियो से उठ के, समझ आ रही है बात। तो ये मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो कुछ सोच के ही कह रहा हूं ना, आ रही मेरी बात समझ। चलो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बीपीडी? उससे पहले एक टर्म आती है बर्नौलीज ट्रायल, इसको पढ़ते हैं। क्या है बर्नौली? क्या है बर्नौली? कुछ नहीं है, एक मैथमेटिशियंस थे, उनका नाम है। हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हम सीधे बात करते हैं कि ये क्या कहता है जी, इन भाई साहब ने क्या बोला, उनकी बात करते हैं। आ जाओ। A random experiment repeated n times is said to be Bernoulli trial. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, n टाइम्स किया, बट वो n टाइम्स फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, नहीं। 5 बार, मान लो 5 बार टॉस किया, 10 बार डाई को रोल किया, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मान लो, देखो कुछ ना फिक्स्ड है यहाँ पर। अब ये नहीं कहेंगे कि हम 100 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया, वो केस पॉइजन में चला जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे उसकी वीडियो में। अभी यहाँ पर n टाइम्स का मतलब ये है कि फाइनाइट है, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 8 बार, 12 बार, इस तरीके से है, ठीक है ना। चलो आगे क्या बोलता है ये, कि जो ट्रायल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर। यानी कि क्या मतलब है कि पहली बार अगर हमने टॉस किया, हेड आया, ठीक है ना, और दूसरी बार टॉस किया उसमें भी हेड आया, तो उससे पहली बार में जो टॉस किया उसमें जो हेड आया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस कार्ड्स वाले में बहुत यूजफुल होते हैं, जो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर, ठीक है ना। 10 बार अगर हमने कोई डाई को रोल किया है तो पहली बार में जो हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है दूसरी बार वाले डाई के रोल में, ठीक है ना, ये समझाना चाह रहा हूं। ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, जैसे अगर मान लो एक बार टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है ना, हर एक ट्रायल में, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस और फेलर। जैसे मैंने बोला कि मैं चाहता हूं कि हेड आ जाए, तो मेरे लिए हेड आना सक्सेस है, और अगर हेड नहीं आया तो टेल आ गया तो वो मेरे लिए फेलर हो गया, ठीक है ना। आगे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलर इन ईच ट्रायल मस्ट बी सेम। बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या फेलर की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। जैसे कि कैसे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलर इन ईच ट्रायल,
समझ में आ रही है? मतलब सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी नहीं, वो तो अलग अलग भी हो सकती है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर मैंने ये बोला कि अगर मैंने एक पहली बार कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो जब दूसरी बार भी अगर मैं जब कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो उसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी ना। तो ये कहने का मतलब है इसमें कि हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी और हर एक ट्रायल में फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल ही होगी। ये मतलब है कहने का, ठीक है ना। चलो, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बन सकता है इसमें कई बार। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला, सारा खेल इसी में ही है, क्वेश्चन यहीं पर ही होंगे। इन जनरल अगर हम बोलें कि टोटल नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे एन है, इनको हम एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में ये स्मॉल p से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को q से डिनोट करते हैं। एक बात यहां पे सुनो कि p प्लस q का सम हमेशा 1 होगा, ये चीज याद रखनी है ना, ये चीज याद रखनी है। तभी यहां पर q जो है वो 1 माइनस p करके निकाला जा सकता है। p नहीं पता तो q से निकाल लो, q नहीं पता तो p से निकाल लो, ठीक है ना। मेन आती है ये वाली बात, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारा खेल इसी फॉर्मूले का है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर टाइम सक्सेस। अब इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया, मैं ये कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 5 टाइम्स हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लगातार 5 बार हेड आ जाए, नहीं, ध्यान से सुन लो। 10 बार कॉइन को टॉस किया है तो 10 बार कॉइन को टॉस करने पर उसमें 5 बार हेड आ जाए, एग्जैक्टली 5 टाइम्स हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। अगर मैंने ये बोला है तो इस क्वेश्चन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में और अच्छे से समझा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है ना। चलें आगे। चलो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, बी ब्रैकेट में एन कोमा आर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है इस स्टेटमेंट को। ठीक है ना। बट आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है एग्जाम में। ठीक है ना। चलो, अब यहां आ जाओ, एक छोटा सा ये समझा रहा हूं मैं, बस समझ लो कि अगर नंबर ऑफ टाइम सक्सेस अचीव्ड, जैसे अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 5 टाइम्स सक्सेस, मतलब 5 टाइम्स हेड आ जाए तो ये मेरे लिए सक्सेस हुआ ना। अगर मैं कहता हूं कि एक भी टाइम हेड नहीं आया तो बस आर की जगह पर 0 पुट करना है फॉर्मूले में। 1 तो आर की जगह पे 1, 2 बार सक्सेस तो आर की जगह पर 2। आ रही है बस समझ में। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, सक्सेस जो होता है वो क्या है, उसको आर ले रहे हैं हम, बस ये याद रखो। इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया था। ठीक है ना। ऐसे अगर n है तो लास्ट में NCN p की पावर n q की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। बस ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वैल्यूज रख के समझाया है फॉर्मूले में। अब इससे समझ में आएगा आपको, इसमें समझ में आएगा आपको और अच्छे से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल लिया है, एक रैंडम एग्जांपल है बस खाली एक। ठीक है ना। इसको रीड करो जरा कि एक डाई है, एक डाइस को हमने रोल किया है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स रोल किया है। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए, 10 हो गए। सक्सेस क्या है, अकरेंस ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए तो सक्सेस हूं मैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर एक डाई है तो उसके सैंपल स्पेस ये रहे होंगे ना। 3 से डिविजिबल वाला नंबर क्या होगा, यही हो सकता है। और मुझे सक्सेस तभी मिलेगी जब 3 से डिविजिबल वाला नंबर आ जाए। ठीक है ना। अगर मैं 10 बार कॉइन का टॉस कर रहा हूं तो यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6 यानी कि 1/3। और क्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। इतनी बात समझ आ गई, वो मैंने वहां पर किया हुआ है वो चीज। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बना होगा, कैसे बनाया होगा मैथमेटिशियंस ने, सोचने की बात है। ठीक है ना। देखो, अगर मैंने 10 बार कॉइन डाई को रोल किया है तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 4 बार में ही 3 से डिविजिबल वाला नंबर आ जाए। यहां पर बोला है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 टाइम्स सक्सेस। ठीक है ना।
तो एग्जैक्टली 4 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर 4 बार 3 से डिविजिबल वाला नंबर आ जाए 10 बार में से, तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो एग्जांपल के लिए समझो कि अगर मान लो कि स्टार्टिंग के ही 4 बार में 3 से डिविजिबल वाला नंबर आ गया, तो बाकी के टाइम पर तो फेलर हो गया। इस तरीके से एक केस बन गया। ऐसे ही मान लो पहली बार में हो गया सक्सेस, फिर फेलर, फिर सक्सेस सक्सेस सक्सेस, फिर फेलर फेलर फेलर। इस तरीके से कितने सारे केस बन सकते हैं, बहुत सारे केस बनेंगे। कब तक बनाएंगे, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब ना करना पड़े उसके लिए ये फॉर्मूला बना था। क्या? NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन से मैंने आपको कितना समझा दिया। बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे फॉर्मूला रट गए तो बस खत्म, उनको पता ही नहीं है कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। अब समझ में आ जाएगा आपको कब यूज करना है, ठीक है ना। कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर कब बाइनोमियल करना है, कब प्रोबेबिलिटी करना है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है ना। बट समझ आ जाएगा अब। तो देखो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। हमें एन ढूंढना है क्वेश्चन में, हमें आर ढूंढना है क्वेश्चन में, हमें पी ढूंढना है क्वेश्चन में, हमें क्यू। क्यू का तो चलो कुछ नहीं है, वो तो पी अगर पता है तो क्यू तो आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलर की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इस एग्जांपल से मैंने आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। देखो प्रोबेबिलिटी पूछी थी एग्जैक्टली 4 टाइम्स, तो ये जो 4 टाइम्स है ना, ये हमारा आर का काम करेगा। बस एन ये रहा 10 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली सक्सेस और फेलर की, फॉर्मूले में डाल दो, हो गया काम खत्म। बल्ले बल्ले हो गई ना। चलो आगे बात समझ, आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन डाला है मैंने और बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जो भी वीडियोस में क्वेश्चंस करवा रहा हूं एज इट इज उठ के आ सकते हैं एग्जाम में। समझ आ रही है बात? फिर मत कहना कि सर क्या हो गया, ये तो हमने तो आपकी बात नहीं मानी, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो बढ़िया ही करवा रहा हूं। अब आप बार बार बोलोगे सर पीवाई क्यूज सीरीज लेके आ जाओ, तो बेटा पीवाई क्यूज मैंने डाल रखे हैं, सारे सारे चैप्टर्स के पीवाई क्यूज डाल रखे हैं। दो दो ढाई ढाई घंटे की वीडियो बनाई हुई है और सारे पीवाई क्यूज डाले हुए हैं, जितने भी अब तक हुए हैं वो डाले हुए हैं। कुछ अपने पास से उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, केस स्टडी करवाई है, 5 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं सब करवाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब मैं कुछ अलग कुछ नया करवा दूं ना, वो तो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। अब बार बार क्या करूं उसे डाल के, वो आप देखो जाके। तो कमेंट सेक्शन में आप बोलते रहते हो कि सर पीवाई क्यूज एमसीक्यूज और ये सब। बेटा वो पीवाई क्यूज सीरीज में एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको, सारे इंपॉर्टेंट वाले पीवाई क्यूज के। समझ आ रही है? मैंने सारे कवर करवा रखे हैं, तो जाके देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। और बाकी ये है कि देखो आपके कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। और कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर आपकी वीडियो यूट्यूब रीच नहीं दे रहा आपकी वीडियोस में, क्योंकि अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो आपकी वीडियो ऊपर नहीं आ पाती है, ठीक है ना। तो बेटा इसका अगर कोई सॉल्यूशन हो आप लोगों के पास तो मुझे बताना कि क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कि क्या होता है कि जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो हो थोड़ा, जिससे कि बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। मेन तो मोटिव यही है ना कि हम इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं और बच्चों तक अगर हमारा कंटेंट ही नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या फायदा हो रहा है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अगर कंटेंट अगर पहुंचे तो ज्यादा बढ़िया है। और जिनके पास पहुंच रहा है तो उनसे तो बस यही है कि आप आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, चलो आ जाओ। A coin is twice as likely to land heads as tails। ये पहली लाइन में ना बच्चे खो जाएंगे। जल्दी से पहले समझो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। A coin is twice as likely to land heads as tail। फर्स्ट लाइन में ही ना बच्चे खो जाओगे आप लोग। अब इसको समझ लो कि क्या करना है और क्या बोल रहा है वो, इसे समझाता हूं मैं, समझ लो जरा। चलो, अ कॉइन इज ट्वाइस एज लाइकली टू लैंड हेड्स एज टेल। इस लाइन का मतलब ये है कि हेड जो आ रहा है ना वो 2 टाइम्स ज्यादा आ रहा है टेल आने से।
यानी कि अगर हेड मेरा 2 टाइम्स, यानी कि ऐसे समझो कि अगर टेल मेरा x टाइम्स आ रहा है तो हेड उसके 2 टाइम्स आ रहा है, ये कह रहा है वो। ठीक है ना, ऐसा मैंने बाइनोमियल उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये चीज मैंने सिखाई है। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर, 2x अपॉन में 3x टोटल हो जाएगा ना इसका, तो 2/3, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। ठीक है ना, कैसे करते हैं, इन दोनों का सम करो, उसको नीचे रखो और ऊपर रखो उसको, तो x से x कट गया तो ये बचा। कहने का मतलब ये हो गया कि 3 बार में से 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है, ये इस लाइन का कहने का मतलब है। ठीक है ना, क्लियर हो गई इतनी बात, चलो आगे। इन अ सीक्वेंस ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग होगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड हेड अकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस, ये इस लाइन पर गौर करो बेटा, इस लाइन पर थोड़ा गौर करो। और जो ये 5 ट्रायल्स लिखे हुए हैं ना, अब पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ना, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना यहां पर बच्चे गलती करेंगे कि n की वैल्यू 5 रख देंगे। ठीक है ना, देखो मोस्टली क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 ही होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझाता हूं अभी मैं आपको कि इसमें क्या अलग है। ठीक है ना, n को हमें 5 नहीं कुछ और लेना है। चलो, वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ थर्ड हेड अकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस, इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो अगर मैंने यहां पर 5 बार कॉइन को टॉस किया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये रहा 5 बार मैंने कॉइन को टॉस कर दिया। वो ये कह रहा है कि फिफ्थ टॉस पर, ये जो है ना, ये 5वीं बार जो मैंने टॉस किया होगा इस पर हेड आना चाहिए। तो चलो ये तो फिक्स हो गया ना, क्वेश्चन ने बोल ही दिया ये तो, कि मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये है कि मतलब कि वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसने कंडीशन तो बता दी है कि फिफ्थ टॉस पर हेड ही होगा, फिफ्थ टॉस पर हेड ही होगा और वो थर्ड हेड होगा। चलो ये तो हेड हो गया। अब ये देख रहे हो, ये इस वर्ड पर जाना, इस वर्ड पर गौर करना, इस वाले वर्ड पर, थर्ड हेड। थर्ड हेड अकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस, यानी कि तीसरी बार हेड आया है 5वीं फिफ्थ टॉस पर। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली स्टार्टिंग की जो 4 बार मैंने कॉइन को टॉस किया होगा, इस 4 बार में 2 हेड और 2 टेल आए ही होंगे, ये क्वेश्चन का मतलब है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है ये, समझ आ रही है बात। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की इतनी औकात है कि ये 5 नंबर में बनने लायक है, और मानो ना मानो बन सकता है ये 5 नंबर में क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार के कंपार्टमेंट का पेपर मैंने देखा, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो भी क्वेश्चन 2 लाइन का था बस, इसकी तरह ही, मतलब ऐसा ही 2 लाइन में जैसा ही लिखा हुआ है। समझ आ रही है, क्वेश्चन देख लो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में बसा लो इसको। वो ये कह रहा है कि थर्ड हेड अकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस, यानी कि जो 5वीं बार मैंने कॉइन को टॉस किया होगा, ये पहली बार कॉइन को टॉस किया, ये दूसरी बार किया, ये तीसरी बार किया, ये चौथी बार किया, ये 5वीं बार किया। ठीक है ना, तो जब फिफ्थ टाइम, ये सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, ये फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया, ये फोर्थ टाइम किया, ये फिफ्थ टाइम किया, तो फिफ्थ टाइम जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया, और ये जो हेड आया है ना, ये तीसरी बार हेड आया है। तो यानी कि इससे पहले जब मैंने 4 बार कॉइन को टॉस किया होगा, उस 4 बार में 2 हेड आ चुके होंगे, तभी तो फिफ्थ बार में वो कह रहा है कि थर्ड हेड है। ये है समझने वाली बात, ये एक इतनी सी लाइन ने ना घुमा दिया होगा, समझ आ गई होगी बात अब। तो देखो ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया, फिक्स्ड हो गया ये तो। ठीक है ना, फिक्स्ड है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता चल जाएगी, ये फिक्स हो गया। मेन कहानी है इसकी, यहां लगेगा हमारा अपना फॉर्मूला बायनोमियल वाला। अब देखो यहां पर, इसमें देखो अब क्या हो रहा है, अब यहां पर n4 है, और जो p की वैल्यू है वो क्या है, वो तो हमें पता है कि हम हेड के लिए पता कर रहे हैं, तो हेड तो 1/2 ही होता है। ठीक है ना, पढ़ा था ना उसमें बर्नौली ट्रायल्स की कंडीशंस में कि हर एक इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम ही होती है। ठीक है ना, तो यहां पर कितनी आ जाएगी, इसमें भी 1/2 आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ सर क्लियर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो हमने निकाल ली ना प्रोबेबिलिटी हेड की, तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और ये है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। देखो अगर हमें क्वेश्चन में ये ना बोला होता ना, क्वेश्चन ने हमें फर्स्ट लाइन में
इस चीज से ना घुमाया होता तो हम सिंपल यहाँ पर 1/2 ही रखते, और क्यू में भी 1/2 ही रखना पड़ता हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने हमें ये बोल दिया, तो इस वजह से हमें ये करना पड़ गया। आगे बात समझ, एन पता चल गया, पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, सर आर नहीं पता चला। आर देखो, इन 4 बार में जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे इसमें 2 हेड लाने ही लाने हैं, 2 हेड लाने ही लाने हैं, क्योंकि थर्ड बार में तो फिफ्थ टॉस पर थर्ड हेड आ चुका है, तो इसका मतलब आर हमारा 2 होगा। हाँ सर, बात समझ आ गई। सर बात तो समझ आ गई, अब क्या करें? अब ये करना है हमें, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला जरूर लिख के आना। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे लिखना इसको कि हम यहाँ पर आर करके लिखना ना, वहां पर हम एक्स करके लिखते थे, याद है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम रैंडम वेरिएबल लेके करते थे, यहाँ पर हमें आर लेके करना है बस। इक्वल टू में एन सी आर, एन सी आर, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देना, ठीक है ना, उसके बाद लिखना एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो ये हो गया कितना, 4c2 2/3 की पावर 2, और क्यू कितना है, 1/3 है, तो 1/3 की पावर 4 - 2 यानी कि 2। बस इसको सॉल्व कर लो। 4c2 को तो सॉल्व करना आता होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 6 आ जाएगा इस सॉल्व होके, ठीक है ना। अब ये नहीं बताऊंगा मैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही फिर ढील करते हैं, खुद से पढ़ते नहीं है, आपको आता है ये वाली चीज, ठीक है ना। और 2 2 जा 4 अपॉन में 9, 3 3 जा 9, इनटू में यहां से भी 9 आ गया, तो आंसर आ गया 24/81। अब समझो यहां पर ध्यान से बात, ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया, ये भी फाइनल आंसर नहीं आया। अब सुन लो जरा बात, यहां पर जो मैंने फिक्स किया था ना, ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है, सिंपल हेड आ रहा है, ये तो बस फिफ्थ टॉस पर इस कॉइन को टॉस किया, इस पर हेड आ गया, इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है ना। इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है। क्लियर होगी इतनी बात? इसको सॉल्व कर दो बस, इसको हमें सॉल्व करना है, बोलो समझ आ गई बात? चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही केस है। अब ये मैंने निकाल लिया स्टार्टिंग के 4 कॉइन में जब मैंने टॉस किया होगा, ये हो गया फिफ्थ वाला, तो पूरा फाइनल आंसर हमें लिखना है बस। तो वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 24/81 मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, ठीक है ना। तो इसको जब कट करेंगे तो 8 आएगा, तो इसका आ जाएगा 16/81 आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही धमाका, पहला क्वेश्चन ही कर गया धमाका। लिख दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, मजा आ गया सर, धमाका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन धमाका लिख दो, फर्स्ट क्वेश्चन धमाका। या वैसे जैसे लिखते हैं ना आजकल जो ट्रेंड चलता है, ओपी करके पता नहीं क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ओपी ऐसे लिख दो। समझ आ गया? अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, लिखो कॉपी में, 2-3 बार इसको रिपीट करके इसका सॉल्यूशन देखो, समझ में आ जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा ये। आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको फिर होमवर्क में दे दूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहले ये क्वेश्चन को फटाफट देख लो, इससे बढ़िया क्या एक्सप्लेनेशन दूं यार इस क्वेश्चन में, बताओ। पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर में बनने लायक है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से समझाया है। चलो आगे आ जाओ फटाफट से। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन वेरियांस की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस करेंगे। समझा दूं ये फटाफट से, जरा देख लूं कि भाई साहब वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। अकेले यार, अकेले काम करने का ना यही पंगा रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है, अकेले ही हैंडल करना पड़ता है यार। चलो, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, मतलब अगर आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से ही बना सकते हो उसको, बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं होता। जैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वैसे ही बनाना है,
बस इसमें जो प्रोबेबिलिटी है निकालने के लिए वो फॉर्मूला ये होता है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बनाना है जैसे हम वो बनाते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसी का ही सम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका मीन हो जाता है। ठीक है ना, मीन हो जाता है। बट हमें ये सब नहीं करना, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे फॉर्मूला। रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टाइम सक्सेस अचीव्ड। यहां पर भी जो कैपिटल एक्स है वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है ना। यहां पर ये मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन निकालने का या म्यू निकालने का या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का या एक्सपेक्टेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एनपी। ठीक है ना। जब आपको क्वेश्चन में पता चल गया कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और उसमें अगर वो मीन या वेरिएंस पूछ रहा है तो आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, अभी पढ़ा हमने। पी यहां पर वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है ना, ये कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही लिखवा दी है। वेरिएंस अगर हमें निकालना है, देखो वेरिएंस ऑफ आर रैंडम वेरिएबल, यहां पर भी देखो मीन और वेरिएंस जो होते हैं ना वो रैंडम वेरिएबल के ही निकाले जाते हैं। बस यहां पर क्या है कि वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इन बीपीडी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने पहले पढ़ा वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये बाइनोमियल लग गया आगे। तो इस केस में फॉर्मूला भी चेंज हो गया मीन निकालने का और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला भी चेंज हो गया। बल्कि ये इजी है, ये इजी हो गया ना, इसके तो फॉर्मूले बहुत इजी हैं। तो मीन निकालने के लिए एनपी, वेरिएंस निकालने के लिए एनपीक्यू, खत्म। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है, इसका अंडर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। इसका अंडर रूट कर दो तो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ये लो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का रूट ही तो करना है, बस सिंपल है, याद हो जाएंगे छोटे छोटे से। तो 3 फॉर्मूले याद करने हैं इस टॉपिक में, बस कौन कौन से, सर जरा लिख दो यहां पर दोबारा से। लिख दूं क्या, अरे बोल दो भाई, लिख दूं। चलो, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है आपको, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करो। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। दूसरा मीन निकालने के लिए, मीन निकालना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद करना है एनपी। और अगर वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद करो, बस एन पी और क्यू, खत्म। स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही आएगा इसका रूट करके। ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं सिर्फ इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, मेन है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो समझो। जैसे अभी देखा था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसा था, मजा आया ना। चलो फटाफट से इसको देख लो, आगे चल रहे हैं फिर हम क्वेश्चन पर आ जाओ। एमसीक्यू का क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि इस टॉपिक्स में से एमसीक्यू भी बनते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं कई बार। ठीक है ना, तो क्योंकि ये बने हुए हैं ऑलरेडी तो मैंने कहा कि चलो अच्छा क्वेश्चन है, यही करवा देते हैं। चलो, ये बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन स्ट्राइक्स द टारगेट इज 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 बॉम्ब्स ड्रॉप्ड, अगर मैंने 6 बार बॉम्ब फेंके हैं तो उसमें से एग्जैक्टली 2 बॉम्ब्स स्ट्राइक द टारगेट, यानी कि 2 बार बॉम्ब लग जाए टारगेट में और काम तमाम हो जाए, ये कह रहा है वो। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 बार बॉम्ब स्ट्राइक हो जाए, ठीक है ना, टारगेट को, और प्रोबेबिलिटी भी हमें उसी की दे रखी है। ठीक है ना, कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन स्ट्राइक द टारगेट, तो सिंपल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ये 4/5। ठीक है ना, 4/5। तो सिंपल क्यू निकाल लेंगे 1/5। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। आर यहाँ पर 2 है, बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर सिंपल, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर सिंपल। इसको चाहे पी आर इक्वल टू 2 करके कर दो या सिंपल यहाँ पर P2 करके लिख दो, एक ही बात है। तो प्रोबेबिलिटी लिखो NCR, फॉर्मूला आपको पता ही है एग्जाम। अच्छा एमसीक्यू है तो कुछ नहीं करना, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा 2-3 नंबर में, 5 नंबर, तो उसमें फॉर्मूला वगैरह सब लिख के आना। तो 6C2 और 4/5 की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, 2, और 1/5 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। 6 - 2 करके 4 आ गया। इसको सॉल्व करना है, बस फटाफट से कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 × 5 अपॉन में 2 होगा।
तो 2 से 6 को काटा 3 आया, 15 आ गया। ऐसे करो कैलकुलेशन को। इसको देखो क्या करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16, 16। अच्छा देखो इन्होंने आंसर ना खोला नहीं है, तो हम ऐसे रखते हैं इसको 4 की पावर 2 अपॉन यहां पर देखो 5 इंटू 5, तो 5 से ये काट दो तो 3 आ गया। और अच्छा सॉल्व तो किया है इन्होंने, हाँ किया है, ऑप्शन वैसे दे रखे हैं ना सारे कंबाइंड, तो पता नहीं चल पाएगा, कोई बात नहीं। 16/5 इंटू 5 इंटू में 1/5 की पावर 4, तो ये आ गया कितना 3, तो 48 अपॉन में ये रहा एक 5 और ये रहा एक 5 की पावर 4, यानी कि 5 की पावर 5 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू में कई बार क्या होता है कि आपसे पूरा नहीं सॉल्व करवाते हैं, आंसर आपको छोटे में ही दे सकते हैं। हो सकता है आंसर कई बार ऐसे ही दे सकते हैं कि बस यहीं पर ही करके छोड़ दो, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि अच्छे अच्छे करने हैं, हमें बहुत सारे करने हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 100 आइडेंटिकल कॉइन्स, 100 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, यानी कि सेम कॉइन्स हैं, ईच विद प्रोबेबिलिटी पी शोइंग अप हेड्स, ठीक है ना। तो उसमें जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो पी दे रखी है, हमें हमें बताया नहीं है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, बोलिए कि पी है। आर टोस्ड वंस, ठीक है, जो पी है वो 0 से 1 के बीच में होगा, बिल्कुल ठीक बात है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन 50 कॉइन्स इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन 50 कॉइन्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन 50 कॉइन्स, यानी कि 50 कॉइन्स में जो भी 50 कॉइन्स में जो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन 51 कॉइन्स। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझ लो, है 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी बन सकता है, समझ में आ रही है बात, ऐसी बात नहीं है कि 1 नंबर में आया तो 1 नंबर में ही बनेगा, एक 2 नंबर में भी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन 50 कॉइन्स, 50 कॉइन्स में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और जो 51 कॉइन्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो है पी, तो वो कह रहा है उस पी की वैल्यू बताओ, बता देते हैं अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने 100 कॉइन्स को मैंने टॉस किया तो एन तो मेरा 100 रहा होगा, और इस केस में आर मेरा 50 है और इस केस में आर मेरा 51 है, तो दोनों तरफ फॉर्मूला लगेगा कि 100C50 पी की पावर, पी यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वो हमें पता नहीं है, वो पी ही है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पी बोली है, उसी की तो वैल्यू पूछ रहा है वो। तो पी की पावर कितना 50, और यहां पर क्यू की पावर भी कितनी 50, ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर 100C51 हो जाएगा, क्योंकि 51 कॉइन्स के लिए पूछ रहा है वो, आर अब इस केस में 51 हो जाएगा, और कितना पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू यहां पर 51 आ जाएगी, और यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। सॉल्व करें इसको, हाँ 100C50 को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, यही है इस क्वेश्चन में समझने वाली बात। 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, इसको इतना छोड़ो अभी फिलहाल। देखो यहां पर इसको पूरे को कट कर दो इस पावर से, और इस पूरे को कट कर दो इस पावर से, खत्म कहानी। यहां से क्या बचा, यहां से तो बचा सिर्फ एक क्यू बचा, और यहां पर सॉल्व करो 100 फैक्टोरियल अपॉन में 51 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। बेटा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वीडियो को ना अच्छे से देख लो, समझ लो, जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ने में। यहां से क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा, क्योंकि पी तो क्यू तो पूरा कट गया। अब यहां पर एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि हमें यह पता है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर ये तो पढ़ाया था आपने कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। इस 100 फैक्टोरियल से, इस 100 फैक्टोरियल से ये 100 फैक्टोरियल उड़ गया,
ठीक है ना। यहाँ पे बचा q अपॉन में 50 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूंगा ना तो ये आएगा 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, और साथ में मल्टीप्लाई में 50 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिखा। यहां पर आया p अपॉन में 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, और साथ में मल्टीप्लाई में 49 फैक्टोरियल साथ में आया। 49 से 49 कट गया, 50 से 50 कट गया, क्या क्या बचा, आ जाओ। यहां से बचा 51q इक्वल टू में 50p, ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। q की वैल्यू यहां से डाल दो, q की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस p इक्वल टू में 50p। सॉल्व करोगे तो 51 माइनस 51p इक्वल टू 50p। जब सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 51 अपॉन में 101, यही आपका आंसर होगा। यही p की वैल्यू तो पूछी है। p यहाँ पर क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना, तो यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल p जो दिया हुआ था वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हो गया डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर एक नंबर के हिसाब से तो क्वेश्चन बड़ा है, बेटा प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही होता है, क्या करें, जो है तो है। ठीक है ना, क्या करें अब, इजी भी बन सकते हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो क्या करें, अब करना पड़ेगा, या तो करो या तो छोड़ो। ये तो वो वाला ही है, करो तो मरो, करो या तो मरो, बस यही वाली बात है। क्वेश्चन को देख लो, समझ लो अच्छे से, समझ आ जाएगा। ठीक है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई, चलो। अब देखो ये इजी है, ये इजी है क्वेश्चन, देख लो इसको। सिंपल यहां पर सब कुछ बोला है कि 100 बल्ब्स हैं, 10 डिफेक्टिव हैं, ठीक है ना, और द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब, सबसे पहले लिख लो, वो कह रहा है कि 5 बल्ब्स मैंने निकाले हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 होंगे। अब अगर 100 बल्ब थे एक बॉक्स के अंदर तो उसमें से 10 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। अगर 10 डिफेक्टिव हैं तो, और वो पूछ रहा है नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर एक भी डिफेक्टिव ना हो, सबसे पहले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, वो हो जाएगी 10/100, यानी कि 1/10, और Q की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/10, यानी कि 9/10। किसके बारे में बात कर रहा है, डिफेक्टिव के बारे में बात कर रहा है ना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की तो लेंगे, ठीक है ना, डिफेक्टिव की तो बात करेंगे, सक्सेस में वही रखते हैं हम जो क्वेश्चन में पूछ रहा होता है वो। अब वो कह रहा है कि एक भी डिफेक्टिव ना हो, मैंने अगर 5 बार बल्ब निकाले हैं, ठीक है ना, 5 बल्ब निकाले हैं, अगर मैंने 5 बार ट्रायल किया है तो उन पांचों में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, ऐसी किस्मत है क्या हमारी। चलो आओ देखते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आर इस केस में 0 होगा, क्योंकि नन नन इज डिफेक्टिव कह रहा है। तो बस सिंपल फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, NC0। अब देखो ये इजी हो गया क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तो वो डिपेंड करता है सीबीएसई के मूड पर कि कैसा क्वेश्चन कहां डाल दे। 5C0 की वैल्यू मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डायरेक्ट याद होगी तो टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, ये भी आ जाएगा 1, और क्या बचेगा 9/10 की पावर 5 बचेगी। क्या हमारा ऑप्शन है ऐसा कुछ, है तो टिक कर दो, बस सॉल्व नहीं करना इसको पूरा, ठीक है ना। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसा तो यहीं पर ही छोड़ के आते हैं, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलें आगे, बढ़िया है, मजा आ गया। चलो बेटा अभी और बड़े वाले क्वेश्चन भी आएंगे, अभी एमसीक्यू चल रहे हैं तो एमसीक्यू की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में गलती करेगा बच्चा, वो गलती कराने के लिए ही उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले उन्होंने यहां पर बोला है कि प्रोबेबिलिटी उसने दी है स्टूडेंट की जो स्विमर नहीं है, कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर मैंने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करे हैं तो उसमें से 4 मेरे स्विमर हो, ठीक है ना, जिनको तैरना आता हो, ठीक है ना, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी हमें उल्टा दिया है, तो क्वेश्चन में गलती बच्चा ये करेगा कि वो p की वैल्यू 1/5 रखेगा, और यहीं पर ही आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलती यहां पर ये नहीं करनी है, उसने ये बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, ये एक्चुअल में q की वैल्यू है। सर ये कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है स्विमर, उसने स्विमर सेलेक्ट करने हैं 4,
तो सक्सेस हमारा स्विमर में होगा ना, तो स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 1 में से माइनस करके। अब यहां गलती करवा लेगा को आपसे सीबीएसई, तो ये गलती मत करना। एन की वैल्यू कितनी है 5 है, बस आर यहां पर कितना हो जाएगा, आर यहां पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5c4 कितना होता है, 5c4 तो बहुत इजी है ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो 5 ही आएगा। इंटू में 4 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर, अरे देखो ये 5 से तो ये वाला 5 कट ही जाएगा, तो बस यहां पर तो यही आ गया ना सिंपल, इसको तो ऐसे ही रख दो 4 अपॉन 5 की पावर 4। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आंसर यहीं छोड़ना है अपना, ठीक है ना। देखो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। आप एग्जाम में तो बस फटाफट से कर देना, रफ में एमसीक्यू है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, अच्छा इन्होंने तो सॉल्व भी नहीं करा यार, क्या कर दिया ये। अच्छा ए ऑप्शन है ना, सिंपल, सॉल्व भी नहीं करा इन्होंने। देखो कंफ्यूज मत होना, आंसर इसका ये होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन मत कर देना, या नन ऑफ दीज मत कर देना। ये जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर भी आंसर एमसीक्यू में कई बार छोड़ मतलब पूछ सकते हैं, वो ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो 5c4 4/5 की पावर 4 और 1/5, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, याद रखना। अब देखो आ गया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 5 नंबर में बनने लायक क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में बनने लायक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। An unbiased die is thrown again and again until 3 sixes are obtained। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि यहां पर एक डाई है जिसको हमने रोल किया है। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो लिखा होता है कि कितनी बार रोल करना है, सुन लो ध्यान से मेरी बात। क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसके बारे में जो बात चल रही है वो भी निकल के आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो ऑफ द डाई। अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, याद है, जो मैंने बताया था कि वो भी 5 नंबर में बनने लायक क्वेश्चन था। कि कौन सा था, भूल गए, थर्ड हेड ऑन द फिफ्थ टॉस। देखो थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो, है मिलता जुलता क्वेश्चन, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 6, ये 6 बार डाई को मैंने रोल किया होगा। वो कह रहा है थर्ड सिक्स, यानी कि जब मैंने थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो, देखो कितना कंफ्यूजन है स्टेटमेंट में। थर्ड सिक्स का मतलब क्या है कि जब मैंने डाई को रोल किया तो उसमें थर्ड सिक्स, यानी कि जो तीसरी बार 6 आया है ना वो सिक्स्थ थ्रो पर आया है, यानी कि इसमें 6 आ गया, ये कह रहा है वो। और ये थर्ड बार 6 आया है, यानी कि यहां पर ऑलरेडी 2 टाइम्स 6 आना चाहिए, 2 टाइम्स 6, ठीक है ना, 2 टाइम्स 6 आना चाहिए। बाकी तो कुछ भी आए, क्या लेना देना हमें, हमें क्या लेना देना उससे, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है बाकियों से। बाकी कुछ भी आए 1 2 3 4 कुछ भी आए, बस ये लास्ट वाले थ्रो में 6 आना चाहिए। और ये जो लास्ट वाले थ्रो में जो 6 आया है ना, ये तीसरी बार 6 होगा 6 थ्रो में। नहीं आ रही मेरी बात समझ, बताओ। देखो 6 डाई हैं, मैंने एक डाई को रोल किया, फिर दूसरे डाई को रोल किया, फिर तीसरी डाई को रोल किया, ऐसे करते करते जो सिक्स टाइम पर जो मेरा डाई रोल हुआ होगा उसमें 6 आया होगा, ठीक है ना। डाई में 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, तो सिक्स टाइम पर जब मैंने डाई को रोल किया होगा तो उसमें 6 आ गया। और वो जो 6 आया है वो तीसरी बार आया है, यानी कि इससे पहले जो मैंने 5 बार डाई को रोल किया होगा, इस 5 बार में 2 बार 6 आ चुका होगा, बाकी के 3 बार में कुछ भी आ जाए। समझ आ गई बस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो दूसरा क्वेश्चन आ गया वैसा ही, बस क्या हो गया, ये डाई वाला पूछ लिया, वो कॉइन वाला था, बस। तो क्वेश्चन में अब क्या होगा, क्वेश्चन में अब ये होगा कि एन की वैल्यू जो आपको नहीं मिल रही थी क्वेश्चन में, कि एन की वैल्यू पता नहीं चल रही थी
कि क्या होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में यही बोला है ना उसने कि एक डाई को थ्रो किया है अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6, जब तक तीन तीन 6 ना आ जाए, जब तक 3 6 ना आ जाए। लेकिन उसकी नेक्स्ट वाली लाइन में उसने ये बोल दिया कि जो 6th थ्रो पर एक 6 आ जाएगा और वो थर्ड 6 होगा। तो इसका मतलब इससे पहले 5 बार जो थ्रो किया होगा मैंने वो मेरा n होगा, ठीक है ना। r यहां पर क्या लेना है, क्योंकि पूछा किसके बारे में है, 6 के बारे में पूछा है और थर्ड 6 के बारे में पूछा है। थर्ड 6 तो यहां आ गया ना, इसको तो हम ले ही नहीं रहे, ये तो मेरा फिक्स्ड हो गया। इसकी तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास नॉर्मल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस वाले डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ठीक है ना। यहां पर कुछ कंडीशन नहीं दी है जैसे उस वाले हेड और टेल वाले में दिया था। इसमें नॉर्मली हम जो प्रोबेबिलिटी आती है ना 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। अब यहां पर 2 टाइम्स, क्योंकि 6 2 बार आए तो r मेरा 2 होगा, यहां पर p क्या होगा, अरे 6 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो मेरा 1/6 ही तो होगा इसकी भी प्रोबेबिलिटी, और q कितना हो जाएगा 5/6। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, सब ढूंढ लिया मैंने, सब ढूंढ लिया। मुझे ये 4 चीजें चाहिए होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो मैंने ढूंढ ली। समझ आ गई बात। अब फॉर्मूले में पुट कर दो कि 5c2, आप थोड़ा सा ना फॉर्मूला लिख के सब दिखा देना, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मूला लिख के सब दिखा देना। अब क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करवाना है, अभी आगे भी क्वेश्चन करवाने हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ, तो वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है। 5/6 की पावर 3, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 5c2 की वैल्यू होती है 5 इंटू 3 इंटू 4, अच्छा 3 तक ही जाएंगे ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 2 10 आ जाएगा, इंटू यहां पर 1/36 यानी कि 6 की पावर 2। अच्छा देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस 5 की पावर 3 को मैं सॉल्व करके यहां पे लिख रहा हूं 125 अपॉन में 6 की पावर 2 है और ये 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना मुझे, ठीक है ना। बट अभी भी यहां पर आंसर पूरा नहीं आया, बताओ बताओ यहां पर क्या हुआ होगा। याद है कि जो लास्ट टाइम में यहां पर जो फिक्स्ड हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो यहां पर मल्टीप्लाई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो यहां पर मल्टीप्लाई होगी, नहीं होगी ये वाली, जैसे उस वाले केस में भी हुई थी। तो इंटू में 1/6 मुझे और करना है, तो यानी कि 1250 की अपॉन में 6 की पावर 6, आंसर यहीं छोड़ना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर यहीं छोड़ोगे, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी लिख लो इसमें भी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो चीज कह रहा हूं अगर मेरी बात मान ली तो अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि ये टाइम बार बार तो आएगा नहीं, पेपर एक ही बार देना है आपने बोर्ड में, तो अच्छे से समझ लो, सुन लो, ठीक है ना। फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, फ्री में आपको वीडियो मिल रही है, बस आपको अपना नेट खर्च करना है, ठीक है ना, और आपको वीडियो देखनी है, इतना सा काम करना है, तो इतना तो सब कर ही लोगे यार। चलो क्वेश्चन समझ आ गया, बताओ चलें आगे। चलो पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है कि 6 डाइज आर थ्रोन, चलो ये तो बता दिया हमें कि 6 बार डाई को रोल किया है, ठीक है ना, 6 बार डाई को रोल किया है, लेकिन आगे देख लो क्या किया है, 6 बार डाई को रोल किया है 729 टाइम्स। ओ तेरी की, अभी मैंने कहा ना कि हर वैरायटी के क्वेश्चन डालूंगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन बढ़िया ही मिलेंगे। देखो ऐसा इमेजिन करो कि मेरे हाथ में 6 डाई हैं, इमेजिन कर लो यार अब कि 6 डाई हैं मेरे हाथ में, ठीक है ना। 6 डाई को, 6 डाइस को मैंने एक साथ फेंका, एक साथ फेंका है, 6 डाई को मैंने एक साथ फेंका, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा से फेंका 6 के 6 डाई को,
ऐसे मैंने 729 टाइम्स किया है। मैंने नहीं, क्वेश्चन ने कह रहा है, समझा रहा हूं मैं बस। समझ आ गई बात? अब आगे आ जाओ। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और 6? क्या कह दिया क्वेश्चन ने? दोबारा पढ़ते हैं आप। देख रहे हो, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन ही प्रोबेबिलिटी इसमें बाइनोमियल में 3 नंबर या 5 नंबर का भी बनता है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा तब पता चलेगा। देखो आपको, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि 3 डाइस पर 5 और 6 आया हो? कितनी बार ऐसा हुआ होगा, वो ये कह रहा है। ठीक है ना? एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 डाइस, यानी कि कम से कम 3 डाइस हो, या तो 4 भी हो सकते हैं, 5 डाइस भी हो सकते हैं, या 6 डाइस भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कि उसमें 5 और 6। अब देखो, अब दोबारा से इमेजिन करो कि ये 6 डाइस है मेरे हाथ में। इन 6 डाई को मैंने ऐसे करके रोल किया। ऐसे करके जब मैंने रोल किया, तो इन 6 डाइस में से मान लो 3 डाइस में 5 या 6 में से कोई एक नंबर आ गया। ठीक है ना? 3 डाइस में। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो फिर अब मैंने दोबारा रोल किया, तो अब की बार मैं ये कह रहा हूं कि 4 डाइस में 5 या 6 में से कोई नंबर आ गया। फिर मैंने दोबारा 6 के 6 डाइस को फेंका। अब की बार 5 में आ गया, मतलब 5 डाइस में, 5 डाइस में 5 और 6 नंबर आ गया हो। फिर 6 बार मैंने डाई को रोल किया, मतलब एक बार में से ऐसे मैंने डाई को रोल किया ना 6 टाइम्स, उसमें मान लो 6 के 6 में 5 या 6 में से कोई नंबर आ गया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, ऐसा कितनी बार हुआ होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करवानी है जितने टाइम्स उसने क्वेश्चन ने बोला है। 5 नंबर में बनने लायक क्वेश्चन है ये भी, तो हल्के में मत लेना प्रोबेबिलिटी को। और मुझे भी क्वेश्चंस जो करवा रहा हूं ना, वो किसी ने भी नहीं करवाए होंगे, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे कह रहा हूं। ठीक है ना? चलो करें स्टार्ट। आ जाओ जी। 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 dice to show a 5 or 6? तो यानी कि यहाँ पर 5 और 6 के लिए पूछ रहा है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 और 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। n क्या होगा? n होगा हमारा 6। r क्या होगा? r यहां पर बोला है एटलीस्ट। ये देखो, एटलीस्ट वर्ड पर जाना, एटलीस्ट वर्ड, एटलीस्ट 3 डाइस। इसका मतलब ये है कि वो ये पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है एटलीस्ट 3 डाइस, यानी कि 3, 4, 5 या 6, सबका निकालना पड़ेगा। अब सुनो बात ध्यान से मेरी। अगर मुझे P3, P4, P5, P6 सबका अगर मुझे निकालना है, तो ये निकालने से बेटर मैं ये काम ना करूं कि 1 में से माइनस कर दूं P0, P1 और P2। ये ज्यादा इजी रहेगा या ये ज्यादा इजी रहेगा? दोनों का मतलब एक ही है। क्यों मतलब एक ही है? क्योंकि आपको पता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आएगा हमेशा, 100% 1 आएगा। तो अगर मुझे P3, P4, P5 और P6 निकालना है, तो मैं 1 में से माइनस ना कर दूं P0, P1, P2, ये ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। आप अगर ऐसे करना चाहते हो कि इनका निकाल के ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है ना? बट ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा सॉल्व करना। ठीक है ना? तो समझ आना चाहिए कि मैंने करा क्या है। ठीक है ना? अब देखो यहां पर, अब यहां पर मुझे बस वैल्यूज पुट करनी है। P0 को निकालने के लिए 6 0, और ये है 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर 6। देखो ये निकालना ज्यादा इजी है।
फिर 6c1 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर 5, फिर प्लस 6c2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 6c0 निकालना ज्यादा इजी रहता है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी भी 1 आती है, यहां से बचा सिर्फ 2/3 की पावर 6 प्लस 6c1 की वैल्यू 6 होती है, ठीक है ना, और ये साथ में है 1/3, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 5 प्लस 6c2। अब 6c2 को निकाल लेते हैं फटाफट से, दिमाग में करते हैं कैलकुलेशन कि 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 2, 4 से 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 आएगा, साथ में उसके 5 है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना, इंटू में 1/3 इंटू 3 ये है, तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5, तो 5 ये आ गया और एक 3 ये बचा हुआ है और साथ में ये है, तो यहां से क्या आ जाएगा 5/3, इसको अलग रखते हैं, और 2/3 की पावर 4 ये आ गया। इसको सॉल्व करना है, 1 में से माइनस करना है। यहां से क्या करेंगे हम यहां से देखो, यहां से 2/3 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा 2/3 की पावर 2 प्लस यहां से बचेगा 2 इंटू 2/3, ठीक है ना, 4 पावर बाहर आ गई ना, तो ये बच गया यहां से, ठीक है, और यहां से कितना बचेगा 5/3। कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। अब देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन देखो जरा इसका, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक है ये। घुमा दिया क्वेश्चन ने और फिर कैलकुलेशन में भी घुमा दिया। चलो करते हैं जरा इसको सॉल्व आगे। तो 1 माइनस 2/3 की पावर 4 को ओपन कर लें, ये आ जाएगा 16/81, अंदर सॉल्व करो, ये आएगा 4/9 प्लस 4/3 प्लस 5/3। देखो कैलकुलेशन आपको जैसे इजी लगती है आप वैसे कर लो। तो 9 एलसीएम आ गया, यहां से बच गया 4 प्लस 12 प्लस 15। इसको सॉल्व करो आगे, यहां पर स्पेस की थोड़ी कमी है बट कोई बात नहीं। 1 माइनस 16/81 मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये आ गया 12 और 4 16 31/9, ठीक है ना, 31/9 आ गया। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो यहां से क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे और अपॉन में 81 मल्टीप्लाई 9, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो नीचे तो बन रहा है 729, यहाँ पर एलसीएम में जाएगा इसके साथ, क्योंकि इधर भी 1 है ऊपर, तो ये आ जाएगा 729 माइनस 16 और 31 की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अभी, रुको जरा। जब तक आप भी करो, मल्टीप्लाई करो जब तक, मल्टीप्लाई करवा के आएगा 496 और अपॉन में 729 तो है ये, माइनस करके आएगा, माइनस करके आएगा 233 अपॉन में 729, ठीक है ना। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई जो क्वेश्चन ने बोला था, बट वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स, तो बस हाउ मेनी टाइम्स निकालने के लिए ये जो 729 टाइम्स लिखा था ना, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहां से 233 अपॉन में 729 मल्टीप्लाई 729 करोगे तो 233 टाइम्स आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 233 टाइम्स ऐसा होगा जो क्वेश्चन ने कहा है कि 233 टाइम्स ऐसा होगा कि एटलीस्ट 3 डाइस पर 5 और 6 शो होगा हमें, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया चीज होती है, मजे आते हैं प्रोबेबिलिटी को करने में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने में मजे आते हैं बड़े, ठीक है ना।
तो प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा चैप्टर है जो फॉर्मूला बेस्ड पूरी तरीके से नहीं होता, लॉजिक लगाना पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके घुसना पड़ता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। तो क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छे से देख लेना 2-3 बार पीछे करके इसको। चलो आगे। अब देखो, इस वैरायटी का क्वेश्चन भी करेंगे हम। अभी अलग वैरायटी का क्वेश्चन हो गया थोड़ा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज दिस। ठीक है, सबसे पहले तो एक मैन जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लिख लेते हैं बस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई है। और इसी से हमें क्यू भी निकल के आ गया, वो आ गया 3/4। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स, इस बार वो एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर, वो कितनी बार फायर करे, so that the probability of his hitting the target at least once, कि कम से कम एक बार तो टारगेट हिट हो जाए उससे, कि मतलब कम से कम एक बार टारगेट हिट हो जाए, इज ग्रेटर देन 2/3। क्या है इस लाइन का मतलब, अभी समझाता हूं। देखो, एन की वैल्यू तो इस बार हमें फाइंड करनी है, और वो कह रहा है एटलीस्ट वंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ये कह रहा है कि ये चीज मेरी ग्रेटर देन 2/3 है, वो ये कह रहा है। तो एन की वैल्यू बताओ, मतलब एक तरीके से उसने कंडीशन दे दी ना, तो क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन तो वो देगा, तभी तो हम सॉल्व करके बता पाएंगे कि एन की वैल्यू क्या है। या तो इक्वल टू दे दे वो कोई वैल्यू, इक्वल टू में 2/3 कह देता, या लेस देन कह देता, कुछ भी कह देता, कुछ तो कंडीशन देगा ना, तभी तो एन की वैल्यू निकलेगी। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो फायर करे, कितनी बार वो फायर करे कि जो प्रोबेबिलिटी है टारगेट को हिट करने की, कम से कम एक बार हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 से बड़ी हो। समझ आ गई बात, मेरी स्टेटमेंट को दोबारा समझ लो। वो कितनी बार फायर करे कि जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, एक बार, कम से कम एक बार टारगेट मेरा हिट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 से बड़ी है, कंडीशन है ये। तो वो कितनी बार फायर करे, एन की वैल्यू बता दो। एन वही होता है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कितनी बार फायर करे वो। समझ आ गई बात। चलो, अब ये जो पी आर ग्रेटर देन 1 है ना, अब देखो मुझे एन पता नहीं है, तो मैं 1+2+3 ऐसे करते करते कहां तक जाऊं, मुझे एन पता ही नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं साथ में यहां पर P0 और ले लूं, तो इस पूरे का सम एन तक अगर मैं जाऊं, तो इस पूरे का सम मेरा 1 आएगा। तो मैं अगर इस पूरे की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, बट अगर मैं यहां पर 1 में से माइनस कर दूं P0, तो वो एक ही बात हो गई। ये समझने वाली बात है, यहां पर समझ आ गई बात। लगा दो फॉर्मूला, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां कितना आ जाएगा, NC0, क्योंकि n तो पता नहीं है, P पता है 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर n, ग्रेटर देन 2/3। 1 माइनस NC0 कितना होता है, 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये हो जाएगा 3/4 की पावर n, ये है 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4 की पावर n आएगा, और ये 2/3 आएगा। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, इस 1 को मैं इधर भेज रहा हूं, तो माइनस का 3/4 की पावर n ग्रेटर देन 2/3 की पावर -1, तो -3/4 की पावर n ग्रेटर देन -1/3। अब यहां पर जो बच्चे गलती करेंगे, जो बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ने में, जो मजाक समझ रहे हैं मैथ्स को भी और अप्लाइड मैथ्स को भी मजाक समझ रहे हैं, कि बेटा आपने, कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने अप्लाइड मैथ्स ना एडिशनल में ले लिया। बेटा एडिशनल में वो वाला सब्जेक्ट लिया जाता है जो आपके, अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाए तो आपकी परसेंटेज वो वेटेज कर ले उसकी। तो एडिशनल में वो सब्जेक्ट लिया जाता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, इजी वाले सब्जेक्ट्स। आप अप्लाइड मैथ्स को क्या मजाक समझ रहे हो? 11 12 की मैथ्स कोई भी हो, चाहे कोर मैथ्स हो चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, क्या आप इसको मजाक समझ रहे हो? तो बेटा एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं लिया जाता। समझ आ रही है बात? तो ये मत सोचो कि अप्लाइड मैथ्स है तो ये तो चलो कुछ भी नहीं है, इसको तो एडिशनल में ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा।
अप्लाइड मैथ्स अपने आप में एक मेन सब्जेक्ट है। अगर जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको मैथ्स पढ़नी है, तो वो इसको एज अ मेन सब्जेक्ट लेके ट्रीट करके पढ़ो, एडिशनल लेके मत पढ़ो। तो इससे बेटर तो फिर यही है कि बेटा लो मत मैथ्स, ठीक है ना? अगर लेनी है तो एडिशनल करके मत लो इसको, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने इसको एडिशनल लेके पढ़ा, सिर्फ आपको पास ही होना है, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, तो कोई फायदा नहीं है ये सब्जेक्ट लेने का। इससे बेटर दूसरा सब्जेक्ट ले लेते ऑप्शनल में। अब जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से माइनस ऐसे कटता नहीं है। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पढ़ी है उनको पता है, हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब यहां पर समझो क्या कहानी है, ये n कैसे निकालें। अब ये n तो चढ़ा हुआ है भाई साहब छत के ऊपर, अब इसको छत से कैसे उतारें, कैसे उतारें इसको, चलो उतारते हैं। देखो यहां पर 3/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये मुझे 0.75 देता है वैल्यू। 75 ही देता है क्या? डिवाइड करके देखो जरा। 7 और 28, हाँ ठीक है ना। और जब मैं 1/3 को सॉल्व करता हूँ, 1/3 को जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये मुझे 0.00 देते हैं, मतलब 0.33 333 ऐसे देती है वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां पर बात समझो, अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यानी कि ये तो मेरा 0.75 ही आ जाएगा और ये मेरा 0.33 है, तो ये तो बात गलत हो गई ना। 0.75 छोटा थोड़ी होता है, वो तो बड़ा होता है इससे। बट ये जो इनइक्वालिटी कह रही है, तो फिर ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब n की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती, 1 तो नहीं हो सकती। आओ 2 पर करते हैं। अगर मैंने यहां पर 2 किया, तो इसका मतलब यहां पर 0.75 का स्क्वायर आएगा। अब आप ये मत सोचना कि सर यहां पर गलती होती है बच्चों से। बेटा 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं ना, उनका स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 छोटी आती है रहती है। ये बात ध्यान रख लो मेरी। जो भी नंबर 0 से 1 के बीच में होते हैं, जैसे ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, अगर इसकी पावर 1 करोगे ना, तो इसकी पावर 1 बड़ी रहेगी इसकी पावर 2 से। जैसे आप 2 की पावर 1 करते हो तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हो तो 4 आता है, यानी कि पावर बढ़ाने पर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। बट 0 से 1 के बीच में अगर जिनको नहीं पता तो वो पढ़ लो, ये बच्चे, ये बातें उनको पता होती है जो बच्चे सीरियस होते हैं पढ़ाई में, और मैथ्स जिनके लिए लविंग सब्जेक्ट होता है। तो 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू रहती हैं, उनका स्क्वायर, उनका क्यूब, उनका पावर 4, वो चीजें छोटी रहती हैं, छोटी होती जाती हैं वो, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि सर ये तो हुआ ही नहीं, आंसर गलत आ गया। अब देखो यहां पर 0.75 इंटू 0.75, कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूं मैं, आप मत लेना, 0.5625 आती है वैल्यू। देखो 0.5625 आ रही है। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहां पर भी देखो 4 डिजिट बढ़ा दो, ये हो गई। अब बताओ मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखो, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 7500 है, यहाँ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5625 है, यानी कि ये नंबर बड़ा हुआ ना, ये वाला नंबर ग्रेटर है। लेकिन ये वाला नंबर आया था पावर 1 करने पर, ये वाला नंबर आया है पावर 2 करने पर, यानी कि पावर 2 करने पर नंबर छोटा हो गया। और अब पावर 3 करने पर नंबर और छोटा आएगा, क्योंकि अभी भी ये वाली चीज इससे बड़ी आ रही है। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 0.5 की दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 0 पॉइंट, अब की बार क्या हो रहा है, जब मैंने 0.75 की पावर 3 करी, तो अब की बार वैल्यू 0.4 कितनी आ रही है, 4218, 4218 आ रही है। देख लो, इससे छोटी आ गई, बट इससे अभी भी बड़ी है ये। तो इसका मतलब 0.75 की पावर 4 करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.3164, 0.3164। देखो ये वाली वैल्यू छोटी होती जा रही है ना, लेकिन अब देखो ये वाली वैल्यू अगर मैं अब देखूं, तो अब ये वाली वैल्यू छोटी आ गई। अब आप कहोगे कि सर हम एग्जाम में क्या यही करते रहेंगे। देखो बेटा, जो पेपर सेट कर रहे हैं ना सीबीएसई, जो एग्जामिनर सेट कर रहा है वो भी पागल नहीं है। वो आपको 3, 4 या 5 तक वैल्यू सिर्फ निकालने के लिए दे सकता है। कोई ये नहीं होगा कि ऐसा कुछ दे देगा कि वो इतना बड़ा नंबर दे देगा कि बच्चे मल्टीप्लाई कर करके चेक ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है,
ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किया जाता है। तो यहां पर n की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगी, 4 भी कर सकती है, फिर 5 6 7 तो करती रहेगी ना, लेकिन मिनिमम मिनिमम तो 4 करेगी ना। तो हाउ मेनी टाइम्स? तो एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 बार, मिनिमम 4 टाइम्स या एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो उसको टारगेट को हिट करना पड़ेगा इस कंडीशन को पूरा करने के लिए। आगे मेरी बात समझ में? बताओ, आगे बात समझ में? तो ही मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स, ठीक है ना? पूरा लिख देना, ही मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, ये नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम जो अभी करवाया क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, वैसे ही करना है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं भाई साहब इतनी देर से यहाँ पर खड़े होके जो वीडियो बना रहा हूँ। बेटा आप जो वीडियो देखते हो ना, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, या मैंने तो 2 ढाई 3 घंटे की भी वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये वीडियो सिर्फ इतनी देर में ही बनती है। बेटा उसके पहले बहुत मेहनत लगती है। हमारे पास कोई टीम नहीं है, मुझे अकेले ही क्वेश्चंस भी ढूंढने हैं, उसको सेट भी करना है, पीपीटी बनानी है, फिर वीडियो खुद शूट करनी है, खुद उसको हैंडल करना है, खुद एडिट करके डालना है। क्योंकि एडिट हमें इस वजह से करनी पड़ती है वीडियोस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी होती है बीच में। कई बार ये होता है कि वीडियो रुक जाती है या ब्लर हो जाती है, तो इन सब चीजों में भी ना एडिटिंग की जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, तो वो करनी पड़ती है, तो उसमें भी टाइम जाता है। ठीक है ना? तो ये मत सोचा करो कि 1 डेढ़ घंटे की वीडियो है तो आप तो बहुत डिमांड करते हो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। बेटा उसके लिए टाइम, स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। एक वीडियो शूट करने के लिए ना अच्छा खासा टाइम जाता है। तो आप ये वाली बात नहीं समझते हो अभी, लेकिन समझ जाओगे आगे आने वाले टाइम पे, जब आप भी बड़े होगे ना, जब आप भी कुछ ना कुछ करोगे लाइफ में, तो आपको पता चल जाएगा कि हर चीज के पीछे मेहनत लगती है। ठीक है ना? चलो, अब इस चीज में मैं आपसे ये नहीं कह रहा कुछ भी कि सर आप तो अपनी मेहनती हमें सुनाते रहते हो, गिनवाते रहते हो। बेटा मैं वो नहीं गिनवा रहा, सिर्फ जो आपके कमेंट्स आते रहते हैं ना, अच्छी बात है आप कमेंट्स करते हो, वो अच्छी बात है कि आप डिमांड करते हो, देखो तभी हमें मोटिवेशन मिलती है। देख लो ना, अब प्रोबेबिलिटी पर वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोगों ने भर भर के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ सबको। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियोस उनको पता है कि मैं मोस्टली रिप्लाई करता हूँ, जो बच्चे कुछ भी पूछते हैं तो उनको मैंने रिप्लाई दिया है, अच्छा सजेशन दिया है। ठीक है ना? और कमेंट्स में भी ये देख लो, आप भर भर के मुझे बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो। तो अब बच्चों की डिमांड आई है, तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिली है, वीडियो बना रहे हैं हम, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब बच्चे ना देखते ना हमसे मांगते तो फिर हम भी नहीं कर पाते कुछ। ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं है कि आपके कमेंट्स हम रीड नहीं करते हैं, या आपके कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, सब होती है, तभी तो आपको वीडियोस मिलती हैं। बस ये है कि सबसे पहले लाइक शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हों, 1-2 फ्रेंड्स हों, जितने भी हों। और अपने पेपर के बाद मुझे ज़रूर बताना कि सर आपकी वीडियो से हमें बहुत फ़ायदा मिला है, और अपना रिज़ल्ट भी मेरे साथ शेयर करना इंस्टाग्राम पर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट से। इफ इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू दी है, ये दिया है, और ये पूछा है। ठीक है ना? तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन गया, या 2 मार्क्स में भी बन सकता है। इसमें सारी वैल्यूज गिवन है। देखो अब यहाँ पर इन्होंने हमें ना वैल्यू निकाल के दे दी है, तो कई बार कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता ही है, निकालते हैं इसको, आ जाओ। तो n कितना है, 4 है ना वो तो 4c0। ठीक है ना? 4c0, p हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, p नहीं पता तो p को रहने दो ऐसे ही, q भी नहीं पता तो q को भी ऐसे ही रहने दो। 4c0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी हमारा 1 होता है, q की पावर 4 आ गया, और 16/81। अब q निकल जाएगा यहाँ से,
तो बस इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4। तो Q यहां से कितना आ गया, 2/3 आ गया। जब Q हमारा 2/3 आ गया तो इसका मतलब P हमारा कितना आ गया, 1 माइनस 2/3 आ गया। तो कितना आ गया, ये 1/3 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा हमसे, इसकी वैल्यू है कि 4C4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 0 फॉर्मूले में पुट कर दिया। 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब तो मेरे को P और Q की वैल्यू निकल के आ गई ना इस कंडीशन से। 4C4 की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया 1/3 की पावर 4 और ये तो 1 आ गया, तो 3 की पावर 4 होता है 81, तो 1/81 आ गया। ये आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी आ जाएगा ऑप्शन। तो इजी था ना, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट। A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success. तो वो कह रहे हैं कि डबलेट्स को सक्सेस कंसीडर करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। ठीक है जी, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 टाइम्स n हो गया, वो कह रहा है डबलेट्स को सक्सेस मानना है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डबलेट्स क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो अगर 2 डाइस को मैंने रोल किया है तो उसमें डबलेट्स कितने आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 डबलेट्स होते हैं। और टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है, अगर 2 डाई को रोल करो तो 36 बनता है। ये तो आप बेसिक 10th से सीखते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी में। तो 6/36 यानी कि 1/6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई है, क्योंकि सक्सेस को कंसीडर करना है हमें डबलेट्स की, तो निकाल दिया। ये आ गया 5/6। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। 2 सक्सेसेस के लिए पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू 2 पूछ रहा है। बताओ, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। है इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला आप लिख के आना एग्जाम में, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर बार बार। 5/6 की पावर 2, बस सॉल्व कर लो। 4C2 कितना हो जाएगा, 4C2 हमारा हो जाएगा कितना, 6 इंटू 1/6 इंटू 6 लिख लेते हैं इसको, और इसको रहने देते हैं 25 अच्छा सॉल्व भी हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ी पावर नहीं है ना, तो 25/216 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बस, ठीक है ना। अभी कैसे आ गया, 36 मल्टीप्लाई 6 216 होता है। चलो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आप ही करोगे। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। समझ आ रही है बात ये वाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, आप ही करोगे और इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक दो बच्चे ही हैं जिनका आंसर कमेंट सेक्शन में आता है, बाकी तो ऐसे बस मजे ही ले रहे हो, ठीक है ना। और ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चलता, सबके कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, और जिसके रिप्लाई देने होते हैं उनके रिप्लाई भी देता हूं। और एक दो बच्चे ही हैं ऐसे बस कि जो आंसर्स निकाल के सॉल्व करके करते हैं, तो बेटा वही बच्चे सीरियस हैं पढ़ने में, क्योंकि इसमें फायदा आप लोगों का ही है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, यानी कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी फेल होने से 2 टाइम्स है। तो सक्सेस हो रहा है वो 2 टाइम्स, फेल हो रहा है वो x टाइम्स, ठीक है ना। मान लो x टाइम्स वो फेल हो रहा है, तो सक्सेस उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं p से, तो वही 2x/3x। देख लो वैसा वाला क्वेश्चन ही बन गया ये तो। और q आ जाएगा कितना, x/3 यानी कि 1/3। ये आ गया। n कितना है, 6 है। r कितना है, r है एटलीस्ट 4 सक्सेस, एटलीस्ट 4 सक्सेस, यानी कि वो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है ना। 6 तक ही जाना है बस, आगे तो जाना नहीं है, क्योंकि 6 ट्रायल्स ही तो हुए हैं। अब ये भी ध्यान में होनी चाहिए बात कि 6 अगर ट्रायल हुए हैं, तो अगर वो कह रहा है एटलीस्ट 4, तो 4 6 5 और 6, बस 6 तक ही तो जाओगे। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये मैं नहीं कर रहा, इतनी मैंने आपको हिंट दे दी है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप सॉल्व करके, इतना काम तो कर सकते हो अपनी। चलो
इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ गेम अ मैन विन्स अ रुपी फॉर अ 6 एंड लूजेस अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर। ठीक है, अगर 6 नंबर आता है तो वो 1 रुपया जीतता है, और अगर कोई और नंबर आ जाता है तो वो 1 रुपया हार जाता है। When a fair die is thrown, the man decided to throw a die thrice, but to quit as। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन, अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन गलती से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, गलती से ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, ये बाइनोमियल का नहीं है। अब करवा दूं ये क्वेश्चन, बताओ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डालना था, बट वहां डाला, वहां पर मैं शायद भूल गया, कुछ हो गया होगा डालना, ये इसमें डल गया गलती से। तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो मेरा करवाने का मन कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अपनी वीडियो है, अपना चैनल है, तो कुछ भी करो यार, इसमें क्या है ना। तो करवा देते हैं, क्या हो गया। तो अब मैं बता तो रही हूँ आपको कि ये बाइनोमियल का नहीं है, प्रोबेबिलिटी का है, बट आपके लिए तो फायदा ही है ना, सिलेबस में तो सब कुछ ही आ रहा है, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है इस वजह से करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं स्किप कर देता। वो ये कहता है कि द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज, ठीक है, एंड व्हेन ही गेट्स अ 6 फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। वही है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन पूछ रहा है। अभी अभी तक आप कहोगे कि सर आपने मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं, प्रोबेबिलिटी इसका। तो बेटा वो तो बहुत इजी होते हैं, एक आधा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं अभी आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसमें मैं करवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो मतलब उसमें उससे बड़ा क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे उसमें। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज। अब देखो, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी है, वो बच्चे ये क्वेश्चन को कर लेंगे और ध्यान से सुन भी लेंगे। नहीं तो जिन बच्चों ने नहीं देखी तो उनके तो ऊपर से जाएगा, बेटा आप तो फिर आगे कर लेना वीडियो को, यही हो सकता है। चलो, यहां पर जो रैंडम वेरिएबल है ना, तो लेट एक्स बी दी अमाउंट। एक्स जो है रैंडम वेरिएबल है, बी दी अमाउंट ही विंस या लूज, ठीक है ना। अब क्या क्या अमाउंट वो जीत सकता है इसकी बात करते हैं। आगे बोला है द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, वो 3 बार डाई को थ्रो करता है, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। वो डाई को 3 बार रोल करता है, लेकिन अगर 6 आ गया तो वो छोड़ देगा, क्विट कर देगा, ठीक है ना। वो क्विट कर देगा क्योंकि 6 आने पर उसको 1 रुपया मिल जाएगा, वो जीत जाएगा, वो खुश हो जाएगा 1 रुपया में। समझ आ रही है। तो केस बनेंगे इसमें, क्या क्या केस बनेंगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले केस देखो क्या क्या बन रहे हैं। फर्स्ट केस यहां पर ये बना कि मान लो उसने एक बार डाई को रोल किया और 6 आ गया पहली बार में, तो वो वहीं पर क्विट कर देगा गेम। उसको आगे फिर दोबारा से डाई को रोल नहीं करना। वैसे उसको 3 चांस मिल रहे हैं, 3 चांस मिल रहे हैं उसको, देखो यहां पर लिखा है थ्राइस, एक डाई को वो 3 बार रोल कर सकता है, लेकिन अगर 6 आ गया तो वो क्विट कर देगा गेम। तो मैंने मान लिया कि पहली बार में ही 6 आ गया। दूसरा केस बनेगा कि मान लो पहली बार में कोई दूसरा नंबर आ गया, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आ गया तो वो हार जाएगा, उसको 1 रुपया देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी दूसरा नंबर आ गया, तो क्या उसको किससे डिनोट करें, दूसरा नंबर तो डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए बना रहे हैं ना हम, तो ये तो केस तो कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा नंबर डी। चलो, फिर मान लो उसने पहली बार जब रोल किया तो कोई दूसरा नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ गया। फिर जब उसने दूसरी बार रोल किया तो उसमें 6 आ गया मान लो, तो ये आ गया। अब वो दोबारा नहीं करेगा, वो क्विट कर देगा। अब तीसरा केस जो बनेगा वो ये बनेगा कि पहली बार में कोई दूसरा नंबर आ गया, फिर दूसरी बार में भी कोई दूसरा नंबर आ गया, फिर तीसरी बार में 6 आ गया। तो बस, अब तो वो क्विट करे ना करे उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि चांस ही 3 मिल रहे हैं। अब क्या हो सकता है, चौथा केस ये भी तो हो सकता है ना
कि पहली बार में भी कोई दूसरा नंबर आ गया और दूसरी बार में भी आ गया और तीसरी बार में भी आ गया, 6 आया ही नहीं, 6 आया ही नहीं। तो जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, कितना पैसा वो जीता है। अब वो इन केसेस से पता चलेगा, कैसे? देखो, पहली बार में अगर 6 आ गया तो वो जीत गया ना, 1 रुपया मिल गया उसे, 1 रुपी, उसे 1 रुपी मिल गए। दूसरे केस में इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, दिखेगा ना साफ साफ। 1 रुपी। अब यहां देखो, वो पहली बार में हार गया तो उसको 1 रुपया देना पड़ेगा। दूसरी बार में जीत गया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा, 0। तीसरे केस में वो पहले हारा, फिर जीता, तो पहले हारने के 1 माइनस, फिर 1 माइनस और फिर जीत गया तो +1, तो ये कट के -1 हो गया। मिला कुछ नहीं, उसे हारा है वो तो, 1 रुपया और हार गया। चौथे केस में तो भाई साहब बहुत ही महान हुआ है कि वो तीनों बार में जीता ही नहीं, हारा है, तो 1 माइनस -1 -1 -1 -3 हो गया। ये जो वैल्यूज निकल के आई है ना, ये हमारी x है, रैंडम वेरिएबल है जिसको हमने लिया है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं वो निकलती है रैंडम वेरिएबल की। यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है अमाउंट की, अमाउंट हमारा रैंडम वेरिएबल है। अब बनाएंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x हमारा इस केस में ये चीजें हैं कि 1, 0, -1 और -3। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, जो बच्चे कर रहे हैं समझ लेंगे, मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर तो भाई साहब क्या ही करें अब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना केस स्टडी में भी बनते हैं। केस स्टडी कुछ अलग से नहीं है। बच्चों ने बहुत हवा बना रखा है कि यार केस स्टडी नहीं होती, केस स्टडी नहीं होती। भाई केस स्टडी इन क्वेश्चनों में से निकल के आती हैं, बस उनको थोड़ा सा पैराग्राफ में दे देंगे, बस, और क्या है, कुछ भी नहीं होता है। चलो, अब px, इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई साहब जरा, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 रुपया वो कब जीत रहा है? जब उसका 6 आ जाए, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है, 1/6 ही होगी ना। यहां पर ये एक केस है, और पहली बार में वो हारा है, दूसरी बार में वो जीता है, क्योंकि एक ही केस है तो मल्टीप्लाई होगी। पहली बार में हार गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी, और दूसरी बार में जीता तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। समझ आ गई? तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। अब ये -1 की बात करते हैं। पहली बार में हारा, दूसरी बार में भी हारा, तीसरी बार में जीत गया। तो पहली बार में हारा 5/6, दूसरी बार में भी हारा 5/6, तीसरी बार में जीत गया 1/6। बताओ, है मजेदार बात? चौथे केस में देखो, तीनों बार में हार गया, तो 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। इनको निकाल लो, ये आ जाएगा 5/36, ये आ जाएगा 25/216, और ये आ जाएगा 125/216। बस, अब तो हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं वो क्या होता है, x मल्टीप्लाई पी एक्स ही तो होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है। तो 1/6, ये 0, ये माइनस का 25/216, और ये आ जाएगा कितना, -3 की मल्टीप्लाई करवानी है 125 में, ये कितना आएगा, ठीक है जी। इसका जो टोटल होता है वो होता है सिग्मा एक्स पी एक्स, और इसी को ही तो मीन बोलते हैं हम, इसी को ही तो बोलते हैं ये मीन, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहां पर क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड अमाउंट, जितने वो जीत रहा है या लूज कर रहा है, तो कितना आ जाएगा इसको, 1/6 माइनस 25/216 और -375/216। इनका जब टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूं जरा थोड़ी सी। तो माइनस का 364 अपॉन में 216 आ रहा है। जब इसको काटोगे तो माइनस का 91 अपॉन में कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो वो भाई साहब हारे हैं, उनको लॉस हुआ है। तो ये जो एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछ रहा था ना कि कितनी वो जीता या हारा है, तो एक्चुअल में वो हारा है। ठीक है ना, -91/54। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही छोड़ सकते हो आप। ठीक है ना, निकालना चाहो तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन है ये एक्चुअल में। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि समझो कि सर ये तो नेगेटिव आ गई। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 नंबर में भी बन सकता है ये क्वेश्चन, 4 नंबर में केस स्टडी में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया, ये मीन और वेरिएंस का कंबाइंड क्वेश्चन है। इससे क्लियर हो जाएगा आपको मीन और वेरिएंस का कैसे यूज करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मीन और वेरिएंस पर क्वेश्चन आया तो छोटा ही आ सकता है, एक आध नंबर का एमसीक्यू में, और अगर बड़ा आ गया तो ऐसा कुछ आएगा, बट चांस कम है ऐसा आने के। ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला है सिर्फ कि इससे बड़ा क्वेश्चन बन नहीं सकता मीन और वेरिएंस पर, इस पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन देखो, वही कहता है कि मीन और वेरिएंस का डिफरेंस 1 है। मीन हमें पता है एनपी होता है और वेरिएंस पता है हमें एनपीक्यू होता है, इनका डिफरेंस हमें 1 गिवन है। आगे वो कह रहा है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमें 11 गिवन है। तो वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताओ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस, r इक्वल टू 3 रख के सॉल्व करना है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ना हमें n पता है, ना हमें p पता है, ना हमें q पता है। r पता है बस कि वो 3 सक्सेस के लिए पूछ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं पता। तो वो निकलेगा इनकी हेल्प से। ठीक है ना, कैसे निकलेगा देखो, यहां पर ध्यान से समझो तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो np प्लस npq और np माइनस npq इक्वल टू 11 होगा। यहां पर देखो np माइनस npq की वैल्यू 1 मुझे गिवन है, यहां पर पुट करते ही np प्लस npq मुझे 11 मिल जाएगा। अब ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां पर पुट कर दूंगा मैं और दोनों को मैं कर दूंगा ऐड। ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड करूंगा तो ये 2 टाइम्स np आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 12। np की वैल्यू 6 आ जाएगी, np 6 आ गया। np अगर मेरा 6 आ गया तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में पुट कर दो। चलो np की वैल्यू 6 है, माइनस np 6 है तो 6q इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, ये npq मल्टीप्लाई में है आपस में। तो यहां से 6 माइनस 1 इक्वल टू 6q आ गया, तो q की वैल्यू आ गई 5/6। q की वैल्यू आ गई 5/6, तो p तो हम निकाल ही लेंगे 1 में से माइनस करके, तो p की वैल्यू तो 1/6 आ गई। n निकालना रह गया, n निकाल दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। np इक्वल टू 6 है तो n की वैल्यू निकालनी है। p कितना है 1/6 इक्वल टू 6, तो n आ गया 36। लो जी, n भी आ गया, p भी आ गया, q भी आ गया। पूछ रहा है एग्जैक्टली 3, तो फॉर्मूला लगा दो 36 c3, 1/6 की वैल्यू की पावर कितनी 3 और 5/6 की पावर 33। ठीक है ना, आंसर आप अपना यहीं पर छोड़ के आ सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ना, बस इससे ऊपर तो क्या ही बनेगा इसमें। समझ आ गई बात। हो सकता है वो वैल्यूज थोड़ी सी आपको इजी करके दे दें, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहां पर भी छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बस और खत्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस हो गया, बस हो गया। चलो, इफ x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
विद पैरामीटर्स n इक्वल टू 5 p एंड दिस, ये कंडीशन दी है, ये एक्चुअल में कोमा नहीं है, यहाँ पर ये है कि ये हमें कंडीशन दी है कि 9 टाइम्स px इक्वल टू 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है किसी प्रीवियस में, इसके जैसा क्वेश्चन आया हुआ है। बस दोनों तरफ हमें क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है, n हमें 5 दिया ही है, p की वैल्यू निकालनी है, वही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो n कितना है, 5 है, तो 5c2 और p तो हमें पता ही नहीं है ना, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। इजी है ये, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 5c3, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 2, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम होती है, निकाल के देख लेना, पता चल जाएगा आपको। यहां से मैंने ये काट दिया पूरा और यहां से मैंने ये काट दिया पूरा, तो बस यहां से बचा q इक्वल टू, यहां से बचा कितना 9 और यहां से कितना बचा p। q मुझे पता है 1 माइनस p होता है, तो 9p। सॉल्व कर दो, यहां से कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 10p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 आ गई। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था, बताओ। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों तरफ फॉर्मूला ओपन करना है, जो कट रहा है काटना है और वैल्यू सॉल्व कर देनी है। यहां पर मैंने q की जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है, p प्लस q इक्वल टू 1 वाला, ठीक है ना। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस p आ जाएगी ना, वही लगाया है मैंने। समझ आ गई बात, हो गया सॉल्व, खत्म हो गया बाइनोमियल भी। और बताओ, इससे बेटर क्वेश्चन, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी आपको। अप्लाइड मैथ्स तो वैसे कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कम हैं, व्यूज नहीं आएंगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो पढ़ाने को तो हम कोर मैथ्स पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, बट फिर भी हम अप्लाइड मैथ्स लेके आए कि चलो अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट नहीं है, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बट बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते यार, पता नहीं क्या ही हो गया उनको, एडिशनल सब्जेक्ट में लेके बैठे हैं, बताओ इसको, मतलब क्या ही मजाक हो रहा है क्या कि अप्लाइड मैथ्स को एडिशनल समझ के ले रहे हो। ऐसे नहीं होता बेटा, ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करो, मजाक मत लो, ठीक है ना। क्योंकि आगे ग्रेजुएशन में भी आपको काम आएगा, अगर आपके पास मैथ्स है तो आपका अच्छी जगह पे एडमिशन हो सकता है, और इसकी प्रॉपर उतनी ही वैल्यू है जितनी कोर मैथ्स की है। ये मत समझो कि अप्लाइड मैथ्स की वैल्यू कम है, ठीक है ना। यूजीसी की गाइडलाइंस बहुत पहले आ चुकी थी इसके बारे में, क्लियर है इतनी बात। तो बस थक गया मैं भी यार। कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट जो जो मैंने आपको बोला है वीडियो में, आंसर बताना, और सबके, और सारे बच्चे बताना आंसर करना फटाफट से। अभी जो मैंने वीडियो डाली है स्ट्रेटेजी पर, उसमें तो बड़े सारे कमेंट्स आए हैं बच्चों के, बट आंसर के टाइम पर कमेंट नहीं आते, सब गायब हो जाते हो। तो इससे क्या समझूं मैं कि पढ़ तो रहे नहीं हो आप, बस ऐसे मजे मजे में वीडियोस मांगते रहते हो। बेटा वीडियोस अगर बन रही है तो उनको देखो, एक एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, आपको तो सिर्फ बैठ के पढ़ना ही तो है वीडियो को चला के, और क्या लोगे यार। आजकल तो यूट्यूब पर इतना कुछ मिल जाता है, हमारे टाइम पर तो कुछ भी नहीं होता था, है ना। और आज देखो सब कुछ आपको बैठे-बैठे मिलता है, बट फिर भी आप कदर नहीं करते हो। तो पढ़ो बेटा ध्यान से, और अपना रिस्पॉन्स दिखाओ अच्छा, और जोश दिखाओ, जिससे कि हमें भी जोश मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है जी। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।